अच्छा नौके एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका सेट सी। एकदम असली वाला पेपर है, 1 अप्रैल का यहाँ पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को अच्छे नंबर चाहिए ना बिल्कुल कंप्लीट करो, यही प्रश्न आने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम। ग्राम श्री कविता की रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की है। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? तो महात्मा गांधी को दे दिया था। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। उपसर्ग जो होते हैं कहाँ प्रयुक्त होते हैं? सब जानते हैं उपसर्ग कहाँ होते हैं? शब्द के पहले। मृदुला गर्ग की जो की रचना है वो क्या है? मेरे संग की औरतें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। सोने का घड़ा यदि भरा हो ना शराब से, भली सोने का हो, जब भी सज्जन लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा ही करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह हो गया है। चरण सरोज पखारन लाखा में रूपक अलंकार है। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी विधा है। रेल शब्द जो है विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बीजक, बीजक का जाए कबीर। श्रृंगार रस रति, ठीक है, चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी को दिया था। सालिम अली वर्डवाचर विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। और इस जल प्रलय का आपका फणीश्वर नाथ रेणुआ जाएगा। ये एक वाक्य में उत्तर है। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो 6। मनोयोग का यदि संधि विच्छेद आप करोगे तो मना धन योग आएगा और विसर्ग संधि यहाँ पर है। अंधकार का तत्भव शब्द क्या है? अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। चलिए इतना हो गया है। चलिए इसके बाद में है सत्य और असत्य। चलिए तो पहला जो है आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा जो रहेगा रोंग रहेगा आपका गलत, यानी कि 5वां सत्य, और छठा जो है आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक है, ये प्रश्न अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अच्छे से आप तो पहले पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14, 15, 16, 17। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 इसका थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 7 की यदि बात करूँ तो यहाँ से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपसे ही पूछूंगा मैं, तो आप खुद ही बोलोगे कि उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की जो परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा है और नीचा काम करता है, नीच कार्य करता है, ठीक है, वहां लोगों को जो ऊपर प्रगति कर रहा है उन्हें उनके पैर खींच रहा है, दूसरों के छल कपट, ठीक है, मोह माया, ठीक है, इन सभी में भ्रमित है, तो जबकि वहाँ नीच लोग कहलाएंगे। जबकि साधारण कुल में व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो वहाँ उसे भी महान कहेंगे। समझ में आ गया बात? कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कार्य करता है तो वह नीच कहलाएगा। जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे भी महान कहेंगे। इसी के अथवा में यहाँ से देखिए, कवयित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। जो मरकत है वो पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यहाँ विशेषता होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस तरह गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही होती है, सुशोभित होती है, इसलिए मरकत को खुले डिब्बे की तरह कहा गया है। अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा वरना। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। पीपल की जो लंबी आयु होती है सब जानते हैं,
हिंदू समाज में पीपल की तो इसकी तो पूजा करते हैं, बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आर्घ्य देते हैं, ठीक है, यानी कि जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण की शुद्ध करता है, ठीक है। पीपल क्या करता है, वातावरण को, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर को है, ठीक है, ये बच्चों ने तैयार किए हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, यह प्रदूषण से बचाता है, प्राण वायु प्रदान करता है, इन्हीं कारणों से उसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं, ठीक है। तो एक तो हो गई वीणा, दूसरा पल्लव, तीसरी हो जाएगी गुंजन, ठीक है भैया। कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर आपको केवल कला पक्ष ही लिखना है, ठीक है, पूरा कवि परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कवि रसखान का कला पक्ष देखिए, रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रजभाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। किसका किया है, प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाह विद्यमान है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करूं तो काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। काव्य की परिभाषा देखिए, काव्य जो है हमारे भावों, विचारों, शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाले के होने के कारण संरचनीय होता है, ठीक है। अब ये तो ये यहाँ पर जो है काव्य की परिभाषा, ये आप एक तरह की गलत मत मानिए, ठीक है, ये बच्चों ने कुंजी में से लिख दी, आपको सिंपल सी है, ठीक है। काव्य वास्तव में क्या है, ऐसा, ठीक है, ऐसा अनुभूति जिसके कारण हम हमारे भावों और विचारों, ठीक है, ऐसी अनुभूति जिसके कारण हम हमारे भावों और विचारों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसे काव्य कहते हैं। ये आप लिख लेना, ठीक है। काव्य के 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो काव्य 2 प्रकार के होंगे, प्रबंध काव्य और दृश्य काव्य। समझ में आ गया बात नहीं? चलिए, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। रूपक का मतलब क्या होता है, जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जहां काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण आप लिख दीजिएगा। वीर रस की परिभाषा सब जानते हैं, ठीक है, ये परिभाषा बच्चों ने लिखी, आप सिंपल परिभाषा में बता रहा हूं आपको, वीर रस की वो लिखिएगा, ठीक है। ऐसी कोई घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह, ठीक है, या जोश का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां वीर रस होता है। किसे कहेंगे वीर रस? ऐसा दृश्य या ऐसी घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह का भाव जागता है, ठीक है, वही वीर रस होता है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, अरे राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक है। ये आपका क्या वीर रस का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सबको पता ही होगा, अरे बुंदेले हर बोले के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, ये हो गया। अरे वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वहाँ जीवन किस काम का जो आज सके देश के काम नहीं। ये जब अंदर से आदमी को जोश आता है ना, माँ तुझे सलाम जैसे जब बनता है तो आदमी के अंदर थोड़ा सा उत्साह जागता है, तो बस उसे कहते हैं वीर रस। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए, केवल परिभाषा पूछिए यहाँ पर। उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जाती है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, लिख लिया। उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, ठीक है। उपन्यास कथा का वहाँ रूप है जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। क्या होता है? जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। पात्रों के जीवन का की विस्तृत झांकी प्रस्तुत उपन्यासकार मानव चित्रण को व्यक्त करता है। देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा बातों को कि ये बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, तो इन्होंने जहाँ से मिले, किसी ने गूगल से सर्च कर मारा, किसी ने कहाँ से, वो करके लिख दिए। पर मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ उपन्यास की परिभाषा की, ठीक है। उपन्यास कथा का एक तरह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये ऐसी कथा जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाए उसे उपन्यास कहते हैं। यदि एक ही शब्द की बात करूं तो इतना सा लिख दीजिएगा, ऐसी कथा
जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, बस उसे ही कहते हैं उपन्यास। मैं बोल भी रहा हूं, परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर उपन्यासों के नाम है उपन्यासकारों के, प्रेमचंद हो गया और जयशंकर प्रसाद। अब आगे है आपका संस्मरण किसे कहते हैं। ठीक है, संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृतियों के आधार पर प्रस्तुत करता है। कर लो कितना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चन आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा अब। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा पूरा नहीं समझ पाऊंगा, आप भी समझदार है तो लंबा वीडियो बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया से लीजिए, सारे प्रश्न भी लिखवाए हैं मैंने पूरे आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको देखिए बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स ही नहीं है 9th क्लास में, तो घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, 10th में पूरी मदद करूँगा, एकदम फ्री नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, घबराइएगा मत, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 9th तो वैसे ही पास हो गए आप, और 10th की जवाबदारी मेरी पूरी रहेगी, सब कुछ बता रहूँगा। ठीक है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। भाषा आप पढ़िए लीजिएगा, ये शैली इनकी शैली निम्न शैली है, यहाँ से देख लीजिएगा। प्रेमचंद की 2 रचनाएं बतानी, कफन है और शतरंज के खिलाड़ी। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताने, सब जानते हैं। उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ दिए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये नए शब्द का निर्माण करता है और इसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पर विलोम शब्द आए थे, हैं आपके पेपर में। घना का विरल आ जाएगा, सुबोध का आ जाएगा दुर्बोध। ठीक है, सौभाग्य का जाएगा दुर्भाग्य, संकल्प का जाएगा विकल्प। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, फिर बोल रहा हूँ बार बार यही प्रश्न आ रहे भैया। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये इसका अथवा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 से देख लीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या दिया गया है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। यहां से देखिए, चलिए इसको अब अच्छे समझते हैं। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, यहाँ पर ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के जो अथवा वाला प्रश्न है वो यहाँ का है। ठीक है, क्या है प्रश्न है, वो है आई सीधी राह से। ठीक है, ये आपका 18वां क्वेश्चन है और ये अथवा है। ठीक है, ये सी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, सी सेट का है। चलिए घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं पहले से ही। यहाँ से देखिए क्या है, बहुत दिनों के साथ। ठीक है, तो बहुत दिनों के साथ पेज नंबर है ये 74 में। ये देखिए ये यहाँ से हो गया है। ठीक है, इसके बाद में ये सी वाला है और ये क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है।